हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 28 और 29 की करंट अफेयर्स। जतिन प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPX हैक्स 2024 का किया उद्घाटन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि भारत स्वास्थ्य सेवा का एक विश्व स्तरीय किफ़ायती गंतव्य और फार्मा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में उभरा है। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग से दुनिया के स्वास्थ्य सेवा का संरक्षक बनने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। जतिन प्रसाद ने कहा कि भारत को पहले से ही दुनिया की फार्मेसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम न केवल जेनरिक क्षेत्र में अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें, बल्कि अपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उत्पादों के विकास का प्रयास करें और नए आधार तैयार करें। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक में की 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 28 अगस्त को अपने तीसरे कार्यकाल की पहली प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनमें सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित 2 परियोजनाएं, 2 रेल परियोजनाएं, कोयला बिजली जल संसाधन क्षेत्र की एक परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 76,500 करोड़ रुपए से अधिक है। यह सभी परियोजनाएं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली शामिल हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद के माध्यम से इस तथ्य पर जोर दिया कि केंद्रीय राज्य स्तर पर सरकार के प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए। परियोजनाओं में देरी न केवल लागत बढ़ाती है, बल्कि जनता परियोजनाओं की अपेक्षित लाभों से भी वंचित हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान परियोजना विकास करते समय पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुरुवार को रांची में 18वें दिव्य कला मेले का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुरुवार को रांची में 18वें दिव्य कला मेलन का उद्घाटन करेंगे। 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चलने वाला ये अनूठा 11 दिवस यानी 11 दिन का कार्यक्रम पूरे भारत के दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों की असाधारण प्रतिभा और उद्यमशीलता को प्रदर्शित करेगा। यह मेला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वास्तव में 18वां दिव्य मेला एक शानदार प्रदर्शनी होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और कई अन्य राज्यों सहित देश के सभी कोनों से दिव्यांग कारीगरों द्वारा तैयार किए गए विविध उत्पादों को एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। मेले में आने वालों को विभिन्न प्रकार के रंगों और रचनात्मकता को देखने का आनंद मिलेगा, जिसमें उत्तम हस्तशिल्प, हथकरघा और कढ़ाई के काम से लेकर स्वादिष्ट व्यंजन और पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं तक सभी प्रकार के उत्पाद शामिल होंगे। कैबिनेट ने कृषि अवसंरचना निधि योजना के दायरे में विस्तार को दी मंजूरी। कृषि आय में होगी वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 28 अगस्त कृषि अवसंरचना निधि AIF के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी है। योजना के विस्तार को मंजूरी का उद्देश्य इसे अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है। कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने और कृषक समुदाय का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि AIF योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना और एक मजबूत कृषि अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपायों को एकीकृत करना है। भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में चिली की भागीदारी को देता है अत्यधिक महत्व। S जयशंकर ने ये बात बोली है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री अल्बर्टो वॉन
क्लावेरन ने बुधवार को दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में चिली की भागीदारी को अत्यधिक महत्व देता है। विदेश मंत्री अल्बर्टो वॉन क्लावेरन 27 अगस्त से 31 अगस्त तक 27 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाली 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए भारत आए हैं। आज नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी चिली समकक्ष अल्बर्टो वॉन क्लावेरन का स्वागत किया। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक कोविड के समय में वर्चुअली हुई थी। ऐसे में इस साल व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर खुशी की बात है। भारतीय युद्धपोत तबर ने स्पेनिश नौसेना के साथ किया समुद्री अभ्यास। भारत और स्पेन के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने स्पेनिश नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास किया। यह अभ्यास स्पेन के मालगा बंदरगाह पर किया गया। जहाज के चालक दल ने 2 दिनों के प्रवास के दौरान स्पेन की नौसेना के साथ कई पेशेवर कार्यक्रमों में भी भाग लिया। इन गतिविधियों का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहभागिता को बढ़ाना था। बता दें कि भारतीय नौसेना का अग्रणी आधुनिक सुविधाओं से लैस जहाज INS तबर 25 अगस्त को 2 दिन की यात्रा पर स्पेन के मालगा बंदरगाह पहुंचा। बता दें भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1956 में नई दिल्ली में स्पेनिश दूतावास के शुरू होने के साथ स्थापित हुए थे। स्पेन की विशाल तटरेखा होने के कारण भारत उसके साथ समुद्री रेखा की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करता है और विभिन्न रचनात्मक एवं सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से स्पेन के साथ जुड़ता रहा है। दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में संबंधों को विस्तार देना यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। INS तबर की इस यात्रा का उद्देश्य इन संबंधों को और सशक्त बनाना और समुद्री क्षेत्र में संबंधों को विस्तार देने के नए अवसर तलाशना है। मालगा से प्रस्थान करने से पहले युद्धपोत तबर ने स्पेनिश नौसेना के जहाज अटलाया के साथ एक नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना दुनिया भर की नौसेनाओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। INS तबर आधुनिक हथियारों एवं सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है। यह भारतीय नौसेना के शुरुआती स्टील्थ फ्रिगेट में से एक है जो रेडार से बच निकलने में सक्षम है। यह जहाज भारतीय नौसेना के स्क्वाड्रन आर्म फ्लीट का हिस्सा है जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में सेवारत है। कैबिनेट ने 28,602 करोड़ लागत की 12 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। 10 लाख नई नौकरियों का सृजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में 28,602 करोड़ की लागत का अनुमान है। NICDP से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख परोक्ष रूप से नई नौकरियां सृजित होंगी। भारतीय रेलवे में 2 नई लाइनों और एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनकी कुल अनुमानित लागत करीब 6,455 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं को 2028-2029 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। मिलेगा ये लाभ। PIB की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन 3 परियोजनाओं से कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। महज इतना ही नहीं, परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 114 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा। कनेक्टिविटी के साथ साथ गतिशीलता में भी आएगा सुधार। वही सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नई लाइन के प्रस्ताव से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे के लिए दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्तम खंडों पर बहुत जरूरी बुनियादी ढांचागत विकास होगा। PM मोदी के नए भारत के विज़न के अनुरूप ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विज़न के अनुरूप हैं। ये परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से
आत्मनिर्भर बनाएंगी, जिससे उनके स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम। सिर्फ इतना ही नहीं, ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 4 राज्यों को किया जाएगा कवर। 4 राज्यों यानी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को कवर करने वाली 3 परियोजनाओं भारतीय रेलवे के मजबूत मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी। इन परियोजनाओं के साथ 14 नए स्टेशनों का किया जाएगा निर्माण। किया जाएगा, जिससे 2 आकांक्षी जिलों नुआपाड़ा और पूर्वी सिंहभूम को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नई लाइन परियोजनाएं लगभग 1300 गाँव और 11 लाख आबादी को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। वहीं मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 1300 गाँव और लगभग 19 लाख लोगों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क समेत विभिन्न वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अहम मार्ग होगा। क्लाइमेट गोल प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। पीएम मोदी को शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंघाई सहयोग संगठन SCO के क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करेगा। गौरतलब है कि इस साल पाकिस्तान अक्टूबर में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करने जा रहा है। वह इस समय सम्मेलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। पाक रक्षा मंत्री आसिफ ने बीते मंगलवार को एक निजी समाचार चैनल पर यह बयान उन अटकलों के बीच दिया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी SCO बैठक में शामिल नहीं होंगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेगा, तो उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आसिफ ने याद दिलाया कि भारत ने जुलाई 2023 में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते समय तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को आमंत्रित किया था। जय शाह निर्विरोध चुने गए। ICC के अध्यक्ष 1 दिसंबर से संभालेंगे पद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अगले अध्यक्ष चुने गए हैं। वह 1 दिसंबर 2024 से ICC अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। फिलहाल ग्रेग बार्कले वर्तमान ICC अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा। जय शाह के निर्विरोध चयन के बाद ICC ने कहा कि वो इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। सिर्फ उन्होंने ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था, जबकि वर्तमान अध्यक्ष बार्कले ने खुद को इस रेस से अलग कर लिया था। इस तरह 35 वर्षीय जय शाह सबसे कम उम्र के ICC अध्यक्ष बन जाएंगे। जय शाह 5वें भारतीय हैं जो ICC अध्यक्ष बने हैं। शाह से पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, N श्रीनिवासन और शशांक मनोहर ICC का नेतृत्व कर चुके हैं। बिहार के नालंदा में गुरु पदम संभव के जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार से होगा आरंभ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ बिहार के नालंदा में नव नालंदा महाविहार के सहयोग से गुरु पदम संभव के जीवन और उनके जीवांत विरासत पर 28 और 29 अगस्त को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संस्कृत मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ बिहार के नालंदा में गुरु पदम संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। लुम्बानी डेवलपमेंट ट्रस्ट, नेपाल के उपाध्यक्ष खेनपो चिमेद और रॉयल भूटान मंदिर, सेंट्रल मोनास्टिक बॉडी, भूटान के सचिव मुख्य भिक्षु खेनपो उगेन नामग्याल सम्मेलन में सम्मानित अतिथि होंगे। पार्किंसंस रोग में दवा की खुराक के समायोजन के लिए नया स्मार्ट सेंसर विकसित। वैज्ञानिकों ने एक किफ़ायती उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टेबल स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सेंसर प्रणाली विकसित की है, जो पार्किंसंस बीमारी की रोकथाम में सहायता प्रदान कर सकती है। सेंसर शरीर में L-डोपा की सांद्रता का सटीक पता लगाने में मदद करेगा, जिससे इस रोग की प्रभावी रोकथाम के लिए आवश्यक सटीक खुराक का निर्धारण करने में मदद मिलेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज एक बयान जारी कर इसके बारे में बताया है। पार्किंसंस रोग को न्यूरॉन कोशिकाओं में लगातार गिरावट से पहचाना जाता है, जिससे हमारे शरीर में डोपामाइन के स्तर में काफ़ी कमी आ जाती है।
एल डोपो एक रसायन है जो हमारे शरीर में डोपामाइन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह एंटी पार्किंसंस दवाओं के रूप में कार्य करता है। यह डोपामाइन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। जब तक शरीर को एल डोपा की सही मात्रा दी जाती है तब तक यह रोग नियंत्रण में रहता है। हालांकि पार्किंसंस की प्रगामी प्रकृति के कारण जैसे जैसे रोगी की उम्र बढ़ती है, न्यूरॉन्स की निरंतर हानि को पूरा करने के लिए अधिक एल डोपा की आवश्यकता होती है। NTF की पहली बैठक में लोगों के सुझाव के लिए शुरू किया गया पोर्टल। देश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नेशनल टास्क फोर्स NTF की पहली बैठक मंगलवार 27 अगस्त को आयोजित की गई। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक NTF सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सदस्यों ने अपने सुझाव भी रखे। NTF के सदस्यों ने बैठक में बताया कि विभिन्न हितधारकों ने उनसे सीधे संपर्क किया है और व्यक्तिगत रूप में लगभग 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझावों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। इसका लिंक मंत्रालय के वेबसाइट NTF के लिए सुझाव शीर्षक के तहत उपलब्ध है। यह आज से शुरू कर दिया गया है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। लाइक करो, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।